Good evening, everyone. So let's start with the lecture number 3 of periodic table, class 9th ICSC and class 10th CBSE. ठीक है, स्टार्ट करें बच्चा लोग. ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो डाउट पूछना, है ना. एटॉमिक नंबर एज अ बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए आपका एक बेस है आपका क्या, एटॉमिक नंबर. पहले लोग क्या सोचते थे, बेस एटॉमिक मास को सोचते थे. पहले किसको सोचते थे, एटॉमिक मास को. अब जो है ना, जब बाद में कुछ रिसर्च हुआ, रिसर्च में देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज का हम ग्राफ चेक करें, अगर एक हम लोग चेक करें, ये आपका कोई भी प्रॉपर्टी चुन लो, डेंसिटी चुन लो, कुछ भी चुन लो, इस तरीके का चीज. ठीक है, या फिर आप जनरली किया गया था वो किस बेसिस पे, तो जो है ना एक स्पेक्ट्रम था लाइट का, उसके बेसिस पे किया गया था. तो पहले जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो समझाते हैं कि हुआ क्या था, क्यों लोगों ने मतलब उस पर्टिकुलर थ्योरी को, किस पर्टिकुलर थ्योरी को, कि हाँ एटॉमिक मास बढ़ते हुए ऑर्डर में नहीं अरेंज कर, एटॉमिक नंबर को ज्यादा सही क्यों समझे, अब इसको पहले समझते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम was determined by Henry Moseley, an English physicist. An English physicist. ठीक है. In 1913, Moseley used anodes of different metals in a discharge tube and subjected them to attack by cathode rays. मेरे ख्याल से कैथोड रेज ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में इसको यूज किया गया था. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन बीम है. बेसिकली कैथोड रेज इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन बीम. व्हाट इज कैथोड रेज, इट इज अ इलेक्ट्रॉन बीम. ठीक है. अब यहाँ पे किया क्या इन्होंने, इन्होंने यूज्ड एनोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के क्या यूज किए, हाँ एनोड्स लिए, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, सब्जेक्टिव देम टू अटैक द कैथोड रेज, है ना. और बोले किसको अटैक करते हैं, कैथोड रेज को. ठीक है. ही फाउंड दैट व्हेन कैथोड रेज स्ट्रक anodes of different metals, the wavelength of the rays produced change. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जब उन्होंने मतलब कैथोड रेज को स्ट्रक किया, किसको स्ट्रक किया, कैथोड रेज को. तो कैथोड रेज को स्ट्रक किए, तो व्हेन कैथोड, उन्होंने देखा कि अलग अलग रेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, और वो चेंज हो रहा है. बेसिकली ऐसा आप सोच लो कि जैसे मान लो कि जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, डिफरेंट जो कैथोड रेज है, कौन सा रेज है, कैथोड रेज, ये अलग अलग मेटल को हिट कर रहा था. ये किसको हिट कर रहा था, डिफरेंट मेटल्स, है ना, एज एनोड. किसको हिट कर रहा था, डिफरेंट मेटल्स एज एनोड. और जब ऐसा होता था तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा अलग अलग वेवलेंथ का रेस प्रोड्यूस होता था डिफरेंट मेटल्स के इसमें. मतलब सारे मेटल्स में सेम, अलग डिफरेंट मेटल्स थे तो हर एक में डिफरेंट. कब, जब कैथोड रेज एनोड से टकराता था, तब कुछ रेज प्रोड्यूस होते थे जिनका वेवलेंथ डिफरेंट होता था डिफरेंट मेटल्स के केस में, डिफरेंट होता था डिफरेंट मेटल्स के केस में. द वेवलेंथ ऑफ दीज रेज आर फाउंड टू डिक्रीज इन रेगुलर मैनर. ठीक है. उन्होंने देखा कि जो वेवलेंथ है उनका रेस रेगुलर मैनर में क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है ऑन चेंजिंग द मेटल ऑफ द एनोड इन द ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. पीरियोडिक टेबल में उनके पोजीशंस के हिसाब से सीरियली अगर हम एक एक को चेक करें कि लाइट क्या निकल रहा है, क्या रे प्रोड्यूस हो रहा है एनोड से. ठीक है. तो उन्होंने देखा कि एक पैटर्न मिल रहा, मतलब वेव, एक रेगुलर ग्राफ मिल रहा है. बेसिकली क्या मिल रहा था, रेगुलर ग्राफ, आप ऐसा बोल सकते हो वेव नंबर. तो अब ये ग्राफ जो है ये एकदम मतलब क्या मिल रहा, सीधा. तो सीधा मिल रहा है और मतलब पैटर्न कहीं नीचे ऊपर नहीं आ रहा है. जैसे मान लो कि इनको ग्राफ मिला, ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला मान लेते हैं. ठीक है, ये पूरा सीधा लाइन भी मत लो, लेकिन इसमें दिख रहा है ना कि ये ग्राफ रेगुलर है. कब मिला, जब एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिए. कब मिला, जब एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को चेक किए. यानी कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो रेस प्रोड्यूस हो रहा था ना, यहाँ वेवलेंथ बोला है,
तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रिलेशन होता है, उसको याद रखना। रेडिएशन के केस में म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। व्हाट इज दिस? इज दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड दिस इज वेवलेंथ। तो वहां पे आपको क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है। अब देखो एक बात समझो इस चीज को, अगर हम नॉर्मल सा बात है, लाइट के केस में या किसी रेडिएशन के केस में सी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होता है। लाइट का वेलोसिटी ये कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना होता है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गया कंप्लीटली। तो कंप्लीटली रिलेटेड हो गया, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा तो वेवलेंथ क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो एक तरह से आप बोलो कि वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बना है किसके साथ? डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के साथ। तो 1 वाला 2 वाला तो एक रेगुलर ग्राफ मिल रहा था। अब रेगुलर कहने का मतलब सर मतलब दूसरे केस में क्या रेगुलर नहीं मिल रहा था? तो रेगुलर ऐसा समझो, अगर मास नंबर के ऑर्डर में सोचा जा रहा था, मास नंबर, मास है ना, एटॉमिक मास किसके ऑर्डर में? एटॉमिक मास। और यही मान लो फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता था ना, ये ग्राफ ऊपर तो जाता था, कहीं कहीं पे डिफ्लेक्शन आता था। ये नीचे क्यों आया? और नीचे आ रहा मतलब ट्रेंड को तोड़ रहा है। मतलब फिर हम परफेक्टली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो सोच रहे हैं क्या होगा, फिर वो आपका वेवलेंथ नहीं होगा, वो क्या, सॉरी, एटॉमिक मास नहीं होगा, वो बेसिकली क्या होगा? एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में यही ना होता था, जैसे मेंडलीव भी अपने पीरियोडिक टेबल में क्या देखेगी, कम कोई कोई कम मास वाला, ज्यादा मास वाला, कम मास वाले के ग्रुप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। होता था कि नहीं होता था? है ना? तो नॉर्मल सा बात है, एटॉमिक मास के केस में ये इरेगुलर ग्राफ मिला। लेकिन यही ग्राफ आपका इसके केस में कैसा मिला? रेगुलर। रेगुलर कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन है, रेगुलर मतलब सीधा जा रहा तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, वो नीचे ऊपर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा विथ टाइम, विथ बढ़ते हुए एक्स एक्सिस के लॉ। एक्स एक्सिस में क्या लिया? एटॉमिक नंबर। तो नॉर्मल सा बात है, अब यहाँ पे सोचो, ये वाला एटॉमिक नंबर, ये वाला एटॉमिक मास क्या होगा? कम। और यहाँ वाला एटॉमिक मास क्या होगा? ज्यादा। तो बताओ भाई, यहां से यहां तक ये बढ़ रहा था फ्रीक्वेंसी, अब कुछ एटॉमिक मास के केस में क्या मिल गया? ज्यादा एटॉमिक मास वाला में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिल गया? कम मिल गया। तो कम मिल गया, इसका मतलब ये इरेगुलर हो गया ग्राफ। तो मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेगुलर बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना? और एक्स एक्सिस में लिया क्या गया था? एटॉमिक नंबर। अब वो बताते हैं, बाय दिस ही कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटम का क्या है? अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही रहा है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली हुआ क्या? एटॉमिक नंबर। तो यानी कि मोस्ट, जो सबसे ज्यादा सही पैटर्न था। और कैसे समझ में आ गया, कैसे उन्होंने पता किया? तो कैथोड रे लिया, डिफरेंट मेटल्स को एनोड बना के उस पर हिट किया। हर एक के केस में डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, एनोड से। उन्होंने जब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट का ग्राफ बनाया, तो उनको बहुत ही रेगुलर ग्राफ मिला एज कंपेरिजन टू इन द केस ऑफ एटॉमिक मास। तो उनको क्या समझ में आ गया? उनको ये चीज समझ में आ गया कि एक्चुअली जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक एटम का होता है, वो उसका मास नंबर नहीं है, उसके न्यूट्रॉन्स का उसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। बेसिकली योगदान किसका है? प्रोटॉन्स का। और प्रोटॉन्स है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ना कि मास नंबर पे। क्योंकि मास, हाँ, एटॉमिक मास, मास नंबर आप ये अलग अलग है वैसे। देखो मास नंबर होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब देखो, यही आपसे कोई बोलेगा एटॉमिक मास बेटा क्या हुआ? एटॉमिक मास क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का आपको बोला, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 प्लस 8 कितना आ गया? 16। ये मास नंबर हुआ। अभी पूछे इसका एटॉमिक मास। तो नॉर्मल सा बात है, प्रोटॉन्स का मास 1U के बराबर होता है ऑलमोस्ट, और न्यूट्रॉन्स का भी मास 1U के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 16U। तो है दोनों डिफरेंट चीज, लेकिन दोनों का पूरा पूरी रिलेटेड है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 0U होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं एटॉमिक मास बताने में। कोई दिक्कत?
क्लियर है ना, समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गया था, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे कि हाँ भाई अब मॉसले खासकर जो किए थे, है ना, कौन किए थे? मॉसले नाम के, हेनरी मॉसले नाम के साइंटिस्ट थे, 1913 एक एक्सपेरिमेंट किए जिनमें उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टीज का ग्राफ है वो ज्यादा अच्छा एटॉमिक नंबर के साथ बन रहा, ज्यादा रेगुलर एज कंपेरिजन टू एटॉमिक मास। तो उन्होंने बोला कि भाई अब यानी कि हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे देते हैं। अब क्या दे देते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मेंडलीव से थोड़ा चेंज है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, सेम है, बस उसमें लास्ट में एटॉमिक मास की जगह, मेंडलीव वाले में एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर कर देना है। तो बोलेंगे हम लोग क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of atomic number मेंडलीव वाले में एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया है ना? अब चलते हैं आगे, जैसा कि ये दे दिया गया तो अब नॉर्मल सा बात है, अब नया एक पीरियोडिक टेबल बना, तो वही पीरियोडिक टेबल को क्या बोला गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? क्या वो नाम दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग को जो जो चीज जानना है वो डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत देखने जाना, एक एक करके बताते जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या होंगे? हॉरिजेंटल रोज, जो कि पहले था वही चीज है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। क्या है आपका? हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7। कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, और यही आपका ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स होता है आपका वर्टिकल कॉलम्स। क्या होता है? वर्टिकल कॉलम। तो कोई पूछेगा ग्रुप का डेफिनेशन तो बोलना वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और कोई पूछेगा पीरियड्स का डेफिनेशन तो बोलना हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। देयर आर 7 periods and total 18 groups in the periodic table। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब चलो, अब इसमें देखो समझो, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड हो गया, और यहां से आपको 1 2 3 4 करते हुए 18 तक दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो आपको दो नीचे में दिख रहा है, ये दोनों थर्ड ग्रुप में आता है। ये दोनों किस ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। यानी कि ये थर्ड ग्रुप जो दिख रहा है, ये 4 एलिमेंट के अलावा ये सारा एलिमेंट भी किस में है? थर्ड ग्रुप में। एक्चुअली ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और इसका मेन बेसिस जो बना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मेन बेसिस क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोलोगे सर कैसे, है ना? तो देखो, पीरियड्स बताता है नंबर ऑफ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड्स resembles द सेल्स। कैसे? अब बोलोगे सर कैसे, थोड़ा फीलिंग नहीं आया, फीलिंग दिलाते हैं। फीलिंग देखो, ये आपका पहला पीरियड है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। हाइड्रोजन पहला 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब दूसरा सेल खुलेगा,
तो आप दूसरा पीरियड में हम लोग आ गए। दूसरे पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है भाई? 8। कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नियॉन में 8। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नियॉन में होगा और सेकेंड सेल में लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सेकेंड सेल जब भर रहा है वो हो गया, आ गया सारा एलिमेंट्स किसमें? पीरियड नंबर 2 में। ठीक है। उसके बाद 2 के बाद नियॉन के बाद देखो सोडियम में आखिरी सेल कौन सा है? थर्ड। तो याद रखिएगा एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड रिजेंबल्स द आउटर मोस्ट सेल। सेल्स तो ठीक है, आउटर मोस्ट सेल क्या है? आउटर मोस्ट सेल के बारे में बताता है, सबसे आखिरी सेल कौन सा है। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखो ये थर्ड है, तो थर्ड में सोडियम का आखिरी किस में जाता है? थर्ड में। अच्छा अब एक चीज और गौर करो, यहां पे ग्रुप क्या बता रहा है? ग्रुप में एक चीज देखो, हाइड्रोजन का पहला सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन? लिथियम का पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सॉरी, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरे सेल में 1। 3 है ना एटॉमिक नंबर, तो पहला में 2, दूसरा में 1। सोडियम के आखिरी सेल में कितना? 1। 1 होगा। सोडियम में कितना गया भाई? 2, 8, 1। आउटर मोस्ट सेल में कितना आया? 1। तो आप देखो फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट है सब में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर मोस्ट सेल में। सेकेंड में जितने हैं उसमें 2 आ रहा है। इसी तरह 13th में आ जाओ। अब बोलोगे सर यहाँ बीच वाले ग्रुप क्यों चले गए? ठीक है, देखो बात ये है, आप इसको अच्छे से समझ लो। अभी जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हो टिल 10th, कब तक? टिल 10th, खासकर जो स्कूल लेवल पे है, खासकर जो आपका स्कूल लेवल पे है उसको जान लो। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि वो पर्टिकुलर तरीका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है वो नील बोर मॉडल के लिए है, नील बोर मॉडल के हिसाब से है। और नील बोर मॉडल के आगे का मॉडल आ चुका है। और क्यों आया? क्योंकि नील बोर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सही था। जब उस मॉडल के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, ठीक है, करने की कोशिश किए, तो फिर दिक्कत ये आया कि एटॉमिक नंबर 20 के बाद है ना वो फॉलो नहीं हो रहा था। कहने का मतलब है जो आप ऑक्टेट रूल्स पढ़े होगे, है ना, ऑक्टेट रूल 8 वाला जो बात था ना, ये आपका एटॉमिक नंबर 20 के बाद फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 के बाद नहीं होगा। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग एसपीडीएफ के फॉर्म में पढ़ोगे, वो एक्चुअल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इन ये पूरा डी ब्लॉक हुआ, ये वाला पूरा पी ब्लॉक हुआ और ये नीचे वाला आपका एफ ब्लॉक हुआ। तो अभी आप नॉर्मली अभी 9th में या 10th में आप लोग उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पढ़ रहे हो और ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही फॉलो होगा। इसीलिए आप लोग एक चीज गौर करना कि ये बीच वाला एलिमेंट सारा छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद ये चीज फॉलो ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना? कैल्शियम के बाद थर्ड सेल फिर से भरता है। कौन सा सेल भरता है? थर्ड सेल फिर से भरता है। तो अब थर्ड सेल में डी में जाता है। अब देखो ये डी में भर रहा है लेकिन अभी आप लोगों को पता ही नहीं डी क्या होता है। ठीक है, तो यू डोंट वरी अबाउट दोज मेनी थिंग्स राइट नाउ। ठीक है, अभी आप देखोगे आपका कमांड उस पर्टिकुलर मतलब नील बोर के मॉडल पे ही चल रहा है, वही पीरियोडिक टेबल भी समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों मीनिंग नहीं चेंज करेगा। भले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में इससे करोगे, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है उस समय आउटर मोस्ट सेल के जगह में हम लोग क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स को भी ध्यान देंगे, एसपीडीएफ। लेकिन अभी फिर हम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? सेल्स के बारे में। किसके बारे में सोचते हैं? सेल्स के बारे में। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड रिजेंबल्स द आउटर मोस्ट सेल्स, कोई दिक्कत? और ग्रुप क्या रिजेंबल करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया बढ़िया से? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, ये ग्रुप
नंबर ये बेसिकली दिखाता है। लेकिन तुम लोग को भी ये चीज पता होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन करके, तो फिर ये नहीं, तो बाद में जाके समझना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग अभी जानेंगे आगे चल के वो एसपीडीएफ, मतलब नील बोर के मालूम, नील बोर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सही था, ठीक है। और 20 के बाद ऑक्टेट रूल भी आपका फॉलो नहीं हुआ, है ना, ऑक्टेट रूल भी फॉलो नहीं हुआ। तो उसके बाद जब जानोगे तो फिर इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत चीज जान जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग को ये दो चीज पे ध्यान देना है, पीरियड किसको रिजेंबल करता है, आउटर मोस्ट सेल को, और ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट सेल को। और ये चीज तुमको तुम कहां तक मिलते जाएगा, 20 तक। 20 के बाद तुम अगर अभी लगाने जाओगे लॉजिक तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग जब जान जाओगे, है ना, 10th में 11th में, तो फिर 11th में, 10th में नहीं, 11th में जब जानोगे तो फिर अपने उस हिसाब से हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझेंगे फिर और अच्छे से, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और गौर करो, पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, when we move along period, move along period, ठीक है, तो फिर क्या बढ़ता है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यानी कि प्रोटॉन, और मेन जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो किसके वजह से है, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अगर करेगा, ठीक है, और एक बात और याद रखना कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, लेकिन क्या सेल्स बढ़ा, सेल तो सेम ही है ना भाई, लेकिन आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अच्छा न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका इंक्रीज कर जाता है, तो बताओ एक बात, इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एटम को ऐसे समझ लो, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसको और टाइटली खींचेगा, सही बात है। अगर टाइटली खींचेगा तो साइज एटम का क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक चीज और बढ़ सकते हो, when we move along period nuclear charge increases, ठीक है, and that is why क्या बोलोगे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत। अब आ जाती है मतलब पीरियड के बारे में। अब दूसरा, व्हेन वी मूव अलोंग द, अच्छा यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहे हैं, एटॉमिक साइज, किसके बारे में बात हो रहा है, एटॉमिक साइज के बारे में, किसके बारे में बात हो रहा है, एटॉमिक साइज, ठीक है। अब देखो रीजन जरूरी है, रीजन रीजन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रीजन समझते जाना है। उसके बाद सेम एटॉमिक साइज में अगर हम व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव अलोंग वर्टिकल ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स, तब एक बात बताओ बेटा, हो क्या रहा है वो देखो। ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन के पास कितना सेल, एक। लिथियम के पास कितना सेल, सोडियम के पास, पोटेशियम के पास, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। घटेगा कैसी चीज, क्या सोच के बोल दिया घटेगा। अच्छा पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, दो। दूसरा सेल में, तो दूसरा सेल न्यूक्लियस के बगल में होता है कि पहला सेल, तो न्यूक्लियस से दूर कौन हुआ, तो अगर सेल बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना जी, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल सा बात है, किसी एटम के पास दो सेल है तो ज्यादा बड़ा होगा, तीन सेल है तो उससे बड़ा होगा, चार सेल है तो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सेल्स इंक्रीजेस, एंड दैट इज व्हाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यही ना जी, इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कोई दिक्कत,
समझ में आ गया दोनों रीजन? किसी कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया ना बढ़िया से? चलो अब एक और चीज इसमें समझ लो, ठीक है, इस और एक मजेदार चीज समझ लो, ठीक है। यहां पे एक लाइन आप लोग को दिख रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद एसबी, फिर उसके बाद पोलोनियम दिखा, और ये वाला बोरोन को घेर देते हैं, ठीक है। ये वाला फिर नीचे, और लास्ट में है पोलोनियम, ये वाला एटम्स है ना, ये वाला एलिमेंट्स, ठीक है। सारा जो रेड वाले में घेर दिए, किसमें घेर दिए हैं? टी भी है, हाँ, ठीक है, टी भी है ना, टेलुरियम, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स को हम घेरे हैं, ठीक है, इसके इस साइड में जितने भी हैं ये सब मेटल्स, कोई दिक्कत? इस साइड में जितने हैं सब नॉन मेटल्स, कोई दिक्कत? ये वाला 18th ग्रुप वाला याद रखना, इनको नोबल गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल गैस, कोई दिक्कत? और ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये मेटलॉइड्स हुए, क्या हुए आपके? कोई दिक्कत है? अब एक बात तुम लोग खुद से अब समझोगे, हम बोलेंगे दो वर्ड बोलेंगे, ठीक है, आपको बेसिकली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझाना है। बेसिकली क्या समझाना है? तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को समझो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा मेटल कौन होगा? ये सब उसका प्रॉपर्टीज है, गुड वन है ना, बट देयर आर सम मेटल्स व्हिच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आल्सो, ठीक है। और कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो मेटल का, हाइड्रोजन तो सबसे खतरनाक एग्जांपल है, ठीक है, जो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आज के बाद ध्यान रखना, metals are those things which can lose electrons easily, which can lose electrons easily, and non-metals are those things which can gain electrons very easily, which can gain electrons very easily, ठीक है, which can gain electrons easily, ठीक है। अब एक बात, थोड़ा सा इसको तुम लोग समझो, एक बात बताओ तो मेरे को, यही यही दोनों चीज समझ जाएंगे। आप लोग को बोले कि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, समझ में आया था ये बात? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको खींचना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा। क्यों? क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा साइज तो उतना नहीं बढ़ता है अलोंग द पीरियड, ठीक है, साइज घटता है, पीरियड नॉर्मल सा बात है ना, साइज डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा कोई साइज, जैसे आप अगर ग्रुप वाइज चेक करोगे ना कितना साइज बढ़ा, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो पीरियड में तुम चेक करोगे कितना साइज घटा, तो वो उतना ज्यादा मतलब चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा बात है, इलेक्ट्रॉन खींचना क्या होते चल जाएगा, जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसके जिसके पास, तो अलोंग द पीरियड अगर बोलोगे, क्या बोलोगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है, अलोंग द पीरियड क्या होगा? कौन सा? विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजिली। तो पीरियड में आगे बढ़, जितना बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और कोई पूछेगा बेटा इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या बोलोगे? वही सेम, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस,
ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज भी लिखोगे तो सब सही कर देगा। तो अलोंग द पीरियड क्यों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है? ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से रिप्रेजेंट कर दें, एटॉमिक नंबर, वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जेड इंटू ई बोल सकते हैं, यही होगा न्यूक्लियर चार्ज टोटल, ऐसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को। अच्छा बोलोगे सर तो इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ, और ये हुआ, तो इसका मतलब है फिर ये हुआ, कोई दिक्कत? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या हो गया, आसान हो गया, और जितना आसान होते जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। अब इसी चीज को हम तुमसे पीरियोडिक टेबल में पूछें कि सबसे अच्छा नॉन मेटल बेटा कौन दिख रहा है, ही अच्छा, नोबल गैसेस को इंक्लूड मत न करना नॉन मेटल में, पूछो क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, स्टेबल होते हैं, क्लियर है ना, तो उसको इंक्लूड मत करना, वो नॉन मेटल है, ऐसा मत सोचना, क्लियर है ना, बढ़िया समझ में आ गया किसका? नॉर्मल का गैसेस है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज होता है, हीलियम में बलून में भर के तुम लोग उड़ाते हो, ठीक है, तो पैरासूट में, ये में है ना, बहुत जगह पे यूज करते हैं, पैरासूट में बोलते हैं, वो हॉट एयर बलून सब जो होता है ना, वहाँ पे भी आपका अलग अलग गैस यूज होता है, ठीक है, कुछ कुछ नोबल गैस, और कुछ कुछ नोबल गैसेस तो आपके मतलब बहुत सारे चीजों में यूज होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस सबसे बड़ा चीज है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में होता है, रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्ट नहीं करता है ना, ये एक बहुत बड़ा इसका बहुत अच्छा ये यूज है इसका, इसका बोलोगे सबसे अच्छा यूज क्या है, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा कहीं इनको यूज करना है जहाँ दूसरे के साथ रिएक्शन ना हो, तो मस्त यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है ना, मस्त यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हाँ, तो यानी कि आप अगर बढ़ रहे हो फर्स्ट पीरियड में तो छोड़ ही दो, है ना, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है, ये नॉन मेटल ही है, पता है, ये एक याद रखना, it shows the property of, it is a non-metal, it is not a metal, it is a non-metal, कौन भैया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इट इज नॉन मेटल, क्या आपका नॉन मेटल है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे और बाकी सब इसी ग्रुप में मेटल है, तो हाइड्रोजन ही सिर्फ एक्सेप्शन है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब इस साइड में बाकी सारे मेटल्स, ये वाला मेटलॉइड्स, और इस साइड में नॉन मेटल्स, और लास्ट वाला ग्रुप आपका नोबल गैसेस। तो इसका मतलब सेकंड पीरियड में अगर सब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे अच्छा, अब ये एक चीज और, रुक जाओ तुम लोग अपने बताना, थोड़ा सा ना लॉजिक और बढ़वाते हैं, ठीक है, अब देखो एक चीज, मेटल किसको बोलते हैं? अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आए, कहाँ आए, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है बेटा, देखो तो ये मान लो न्यूक्लियस है, तो आउटर मोस्ट सेल सेल बढ़ते जा रहा ना, तो साइज बढ़ रहा, तो बोल सकते हो न्यूक्लियस से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट वाला, वो उतना दूर होते जा रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आओगे, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, सबसे पहला वाला ना सबसे लास्ट वाला? क्यों? क्योंकि उसका साइज इतना बढ़ चुका होगा कि न्यूक्लियस खींच ही नहीं पा रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ऐसा सोच सकते हो, है ना, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बहुत ज्यादा है, और नॉर्मल सा बात है, जो कुलम्बिक चार्ज के बीच का फोर्स होता है ना, वो होता है आपका K Q1 Q2 by r², ये फोर्स होता है, तो ये आर पे डिपेंड करता है, ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स होगा Q1 Q2 by r², तो नॉर्मल से बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना r² का, तो आर जितना छोटा होगा ये फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सा बात है, अगर साइज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो डाउन द ग्रुप, है ना, आप ये चीज लिख सकते हो, in due to increase in number of cells, due to increase in number of cells, due to increase in number of cells, uh, in number of cells, at number of cells, atomic size increases,
size increases and electron releasing tendency of atoms increases. Electron releasing tendency of atoms increases. टेंडेंसी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। और ऐसा अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि आपका हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है ना? कोई दिक्कत? और अलोंग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है, या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर आपस में रिलेटेड टर्म, कौन कितना ज्यादा मेटेलिक है, क्लियर है ना? और कौन कितना ज्यादा नॉन मेटेलिक, ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बताओ तुम लोग, सबसे रिएक्टिव मेटल बेटा कौन होगा? सबसे रिएक्टिव मेटल है, सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो कौन होगा? डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ता है, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो नॉर्मल सा बात होना चाहिए था फ्रांसियम, लेकिन सीसीएम होता है। क्या होता है? सीसीएम। क्यों? क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है ना? तो रेडियो एक्टिव है तो नॉर्मल सा बात है ये थोड़ी देर बाद अपने ही कुछ दूसरे एलिमेंट्स में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रांसियम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ऑर्डर में। तो सबसे अच्छा मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल का कौन है? सीसीएम। कौन है? सीसीएम। ठीक है, तो सीसीएम इज द मोस्ट रिएक्टिव भी बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है। नहीं तो उससे अच्छा क्या रहेगा, क्या बोलना रहेगा? हाँ है ना, सीसीएम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत है? एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और सबसे अच्छा नॉन मेटल बेटा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? अच्छा एक बात बताओ, इसको इसको समझो थोड़ा ऑर्डर को। एक बात बताओ तो, सीसीएम, सीसीएम, अच्छा एक यहाँ पहले समझो, हम सीसीएम के बाद वाले को बोल रहे कंपेयर करना। ठीक है, तो सीसीएम से बेरियम का क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या बोले थे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये इससे कम मेटेलिक होते चला जाएगा। सही बात है, आगे वाला है ना? क्यों? क्योंकि बेरियम में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, सीसीएम से ज्यादा होगा। सही बात है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसका कम होगा, सीसीएम का। बेरियम का ज्यादा होगा, तो मतलब वो कम मेटेलिक होगा। नॉर्मल सा बात है। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा, तो हम तुमसे क्या पूछे, सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है? अब एक बात बताओ, बेरियम अच्छा है तो इधर बढ़ रहे हो, ठीक है, नॉन मेटेलिक बढ़ रहा, लेकिन एक बात यही बता दो, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा है भाई? सीसीएम है ना, हीलियम है, हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन के बाद इधर क्या दिख रहा है, हीलियम। लेकिन वो तो ग्रुप ही हटा दो, क्योंकि हीलियम नोबल गैस की कैटेगरी में चल गया। लिथियम वाले ग्रुप में आ जाते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली लिथियम वाले ग्रुप में सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, फ्लोरीन। यानी कि सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो बेस्ट नॉन मेटल इज फ्लोरीन, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या चीज? अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या बोले थे अभी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉर्मल से बात है फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन। हो गया, आंसर मिला। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या बोले, इंक्रीज करता है ना, तो फ्लोरीन से ज्यादा मेटेलिक है क्लोरीन। सही बात है, फ्लोरीन से ज्यादा मेटेलिक है, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हो, फ्लोरीन से कम नन मेटेलिक है क्लोरीन। जैसा कि बताया, दोनों जो है ना, मेटल और नन मेटल, ये रिलेटेड टर्म, ठीक है, उसको तरह यूज करते हैं। तो फ्लोरीन से कम नन मेटेलिक कौन होगा, फ्लोरीन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? क्लियर है? और ये ऑर्डर को जज करने का यही तरीका है। तो ये ग्रुप पीरियड जो हम बोल रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझो, यही लॉजिक है। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, उससे और क्लियर होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द बेस्ट नन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द, फ्लोरीन इज
द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। और दो इंपॉर्टेंट चीज और जो बचा हुआ था, तो मेटलॉइड क्या होता है, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बेथ, हाँ, बोथ नॉन मेटल एंड मेटल। द एलिमेंट्स, the elements which shows both the both the properties of properties of properties of metals and which shows the properties of both metals and, ठीक है, क्लियर है ना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं आप लोग को, आज का लेक्चर यहाँ पे आप लोग खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल है आपका। अब बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा ये, आप बेसिकली मेटलॉइड और नॉन मेटल्स को याद कर लो, ठीक है, बहुत कम है, बाकी जो भी दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये, हाँ ये इतना और नॉवल गैसेस को अलग से बस याद करना है आपको, इतना को रटना है, पूरा पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ये वो खाली हाइड्रोजन बेटा को याद रखना, हाइड्रोजन बेटा को याद रखना, ये बहुत डेंजर चीज है, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के भी एलिमेंट से मिलता है, कुछ प्रॉपर्टीज 17 ग्रुप के भी एलिमेंट से मिलता है। और आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में एक लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं किया गया। अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें आइसोटोप्स को भी तो पोजीशन नहीं दिया गया है, तो आइसोटोप्स को पोजीशन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, क्यों, हाँ क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो नॉर्मल सा बात है, एनोमली हट गया, जो मेटलिक पीरियोडिक टेबल में एक एनोमली था, क्या था कि आइसोटोप्स को कोई पोजीशन, तो वहां एटॉमिक मास ले रहा था पीरियोडिक फंक्शन, तो नॉर्मल सा बात है, मास नंबर जो है ना अलग अलग आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, तो वहां पे प्लेस देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे तो भाई हम कार्बन अगर तीनों आइसोटोप लिखते भी है तो तीनों को एटॉमिक नंबर तो सेम ही देंगे ना, एटॉमिक नंबर तो सेम ही देंगे, तो पोजीशन एक ही देना होगा, पोजीशन क्या देना होगा, एक ही देना होगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें, बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।